प्यारे रोचक कहानियों में आनंद लेने वाले फिल्म लूसी हत्याकांड का अगला भाग सस्पेंस से भरपूर मर्डर मिस्ट्री। मित्रों, दोस्तों, इस कहानी को पूरी तरीके से आप पढ़िए और गैस लगाइए कि आखिर में कातिल कौन। इसके ऊपर हम आपका नाम भी इसमें प्रसारित करेंगे। तो अगला भाग लूसी हत्याकांड का अगला भाग सुनिए। पिछले भाग में रोमी यानी कि कोर्ट में जिरह चल रही है और कुणाल को जो है वो खूनी साबित करने की कोशिश की जा रही है और रोमी जो है वो उसका वकील है और सपाए वकील जो है वो कुणाल का जो वकील है वो जिरह कर रहे हैं। तो रोमी ने पिछले पाठ था, पिछले उसमें उन्होंने कहा था रोमी, पर यह भी हो सकता है कि उसने ये सब केवल उसका विश्वास पाने के लिए नाटक किया हो। जब वो कामयाब हो गया होगा तो आसानी से लूसी को अपना हवस का शिकार बनाकर अपने रास्ते में हमेशा के लिए हटा दिया होगा। ये आपस में उनकी डिस्कशन चल रही थी। तो एसीपी खुराना, क्या पता कि कातिल बलवंत राय ही हो, कुछ भी हो सकता है। पुरानी दुश्मनी थी, बाद में उसने बहन स्वीकार किया था लूसी को। तो कहानी पलटा कर रही है। तो मित्रों, आगे की कहानी जो है अब शुरू हो रही है, लूसी हत्याकांड। थोड़ी देर के बाद एसीपी खुराना चले जाते हैं। एक दिन बलवंत राय अपनी टैक्सी में जा रहा था कि रास्ते में उसने एक बुर्के वाली एक महिला को देखा। उसने हाथ देकर उसकी टैक्सी को रोका तो बलवंत ने सवारी लेने के लिए रुका। बलवंत, मैडम कहाँ जाना है? महिला, सदर बाजार कैंट जाना है, जरा जल्दी लेना, हमें जल्दी है। बलवंत, 50 रुपये लगेंगे। महिला, 50 क्यों, वहाँ तक के तो केवल 30 रुपये लगते हैं। बलवंत, आप ठीक कह रही हैं मैडम, पर वहाँ से वापसी की सवारी नहीं मिल पाती। महिला, चलो अब 40 ले लेना। बलवंत, ठीक है चलिए। महिला, बस मुझे यहीं उतरना है, आप 5 मिनट रुकेंगे तो हम अभी जस्ट आते हैं। बलवंत ने उसे फ्लैट में जाते हुए देखा जिसमें लूसी की हत्या हुई थी। उसे शक होने लगा कि इस लड़की का कहीं लूसी हत्याकांड से कोई ताल्लुक तो नहीं। उसके मन में आया कि वो उसे बिठाकर थाने ले जाए। उस महिला को वहां कोई नहीं मिला क्योंकि वो फ्लैट बंद था और उस पर सरकारी सील लगी हुई थी। बलवंत अपनी बातों में खोया हुआ था। महिला, कहाँ खो गए भैया? लगता है कि आपकी नीयत खराब हो गई है। बलवंत, नहीं मैडम, नहीं। बलवंत अभी भी सोच ही रहा था, दाल में कुछ काला है। उसे पुलिस को फोन कर देना चाहिए कि उस महिला ने टैक्सी रुकवा दी। महिला, ये लीजिए आपके 40 रुपये। यह कहकर उसने अपना बुर्का उठाया तो उसका चेहरा देखते ही बलवंत राय के तोते उड़ गए। वो पैसे लिए बिना ही वहाँ से भाग गया। वो पीछे से आवाज़ देती रह गई कि अपने पैसे तो लेते जाइए। बलवंत ने घर जाकर सारी बात अपनी बहन को बता दी। उसकी बहन ने उसे बताया कि जब बलवंत के पीछे से घर में पुलिस आई थी और से लूसी हत्याकांड के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए एसीपी खुराना ने पुलिस स्टेशन बुलाया है। बलवंत ने अपनी बहन को आश्वासन देते हुए कहा कि जिस दिन ये कांड हुआ था
वो दिल्ली में नहीं था तो डरने की कोई बात नहीं है। जब बलवंत पुलिस स्टेशन पहुंचा तो एल्बर्ट और रोमी भी वहीं पर थे। बलवंत: जी सर, मुझे कैसे याद किया? एसीपी खुराना: तुम्हारी लूसी के साथ रंजिश चल रही थी, इसलिए तुम्हें शक के बिना पर यहाँ बुलाया गया है। बलवंत: सर, आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है, पर आज लूसी की वजह से ही मैं वो सब कुछ छोड़ चुका हूँ। अब मैं टैक्सी चलाता हूँ और अपने परिवार का पेट पालता हूँ। मैं तो उसे अपनी बहन से भी ज़्यादा मानता था। आप मुझसे जो पूछना चाहते हैं पूछ लीजिए। एसीपी खुराना: तुम्हें ये तो याद होगा कि तुम 14 जुलाई को कहाँ थे? बलवंत: 14 जुलाई को मैंने लूसी की हत्या की खबर 15 जुलाई को अखबार में पढ़ी थी। हाँ, याद आया सर, मैं 14 जुलाई को कुरुक्षेत्र में था। मैं 16 जुलाई को घर वापस आया था। एसीपी खुराना: अच्छा, तो ये बताओ कि तुम कुरुक्षेत्र कितने बजे पहुंचे? बलवंत: सर, मैं दिल्ली से सवारी को लेकर सुबह 5 बजे तक दिल्ली छोड़ चुका था और कुरुक्षेत्र लगभग 8 बजे तक पहुंच गया था, क्योंकि सवारी ने 10 बजे की शादी में शामिल होना था। एसीपी खुराना: तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम दिल्ली में नहीं थे? सच सच बताना, क्योंकि ये मर्डर केस है। अगर तहकीकात शुरू हो गई और तुम्हारा बयान गलत निकला तो जेल में चक्की पीटनी पड़ेगी। तुम अच्छे से जानते हो कि एसीपी खुराना के नाम से पूरी दिल्ली कांपती है, क्योंकि मैं सच उगलाने के लिए 3rd डिग्री का इस्तेमाल करता हूँ। मेरा नाम सुनते ही मुजरिमों की पेंट गीली हो जाती है। बलवंत: सर, मैं सच बोल रहा हूँ। ये देखिए, हरियाणा के पेट्रोल पंप की पर्ची, इसमें 14 जुलाई की तारीख भी डली हुई है और समय भी लिखा है। ये भी देखिए, वापसी की टोल की जो पर्ची है उस जिस पर ऊपर 14 जुलाई की तारीख है। तो एसीपी खुराना: ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी थाने जरूरत पड़ने पे आना, अब तुम जा सकते हो। बलवंत: सर, मैं आप सब से कुछ कहना चाहता हूँ। एसीपी खुराना: बोलो, क्या कहना चाहते हो? बलवंत: सर, अगर मैं दिल्ली में होता तो उसकी अंतिम यात्रा में जरूर शामिल होता। मुझे बहुत अफसोस रहेगा कि मैं वहाँ नहीं था। मुझे आप ये बताइए कि जिस डेड बॉडी का पंचनामा हुआ और जिसको दफनाया गया, वो लूसी की डेड बॉडी ही थी या किसी और की थी? एल्बर्ट: तेरा दिमाग तो ठीक है? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है या ना फिर हिल गया है? क्या अनाप शनाप बोलने जा रहा है? क्या मैं अपनी बहन को नहीं पहचानूंगा? रोमी रोते हुए बोला: क्या मैं उस चेहरे को भूल सकता हूँ जिससे मैं प्यार करता था, जिससे मेरी शादी होने वाली थी? बलवंत: माफ कीजिएगा, मेरा मकसद आपको दुख पहुंचाना नहीं था। मैं चलता हूँ। एसीपी खुराना: ठहरो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। ये तो सस्पेंस वाली बात आपने कह डाली और कुछ बिना बताए जा रहे हो। बलवंत: बात यह है कि आज 2 घंटे पहले मुझे एक मुस्लिम लड़की मिली थी। उसने मेरी टैक्सी रोकी और मैंने सवारी ले ली। उसने टैक्सी को सदर कैंट रुकवाया। मैंने उसे उसी फ्लैट में जाते हुए देखा जिसमें लूसी का कत्ल हुआ था। मुझे लगा कि जरूर इस लड़की का इस कत्ल से ताल्लुक होगा। एसीपी खुराना: फिर क्या हुआ, आगे बोलो। बलवंत: मेरा तो मन में था कि मैं उसे बिठाकर थाने ले चलता हूँ। हो सकता है कि पुलिस को कोई मदद मिल जाए। अब पुलिस की कोई मदद मिलने पर केस सुलझ सकता है।
तो पर उसकी बातों से ऐसा लगा कि उसने मेरा मन पढ़ लिया था। मैं तो घबरा गया और मैंने बात को घुमा दिया। उसका काम तो हुआ नहीं क्योंकि उस घर को सील किया हुआ था, तो मैंने उसे वापस छोड़ दिया। जब उसने पैसे देने के लिए बुरखा उठाया तो मेरे तो पसीने छूट गए। वो पीछे से चिल्लाती रही कि भैया तो पैसे तो लेते जाओ, और मैं वहां से टैक्सी लेकर भाग गया। मैंने तो पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और घर आकर ही मैंने सांस ली। तीनों ने एक साथ पूछा, क्या उसका चेहरा डरावना था? क्या वो बदसूरत थी? क्या तुम उसे पहचान लोगे? बलवंत: जनाब, मैं उस चेहरे को सारी उम्र नहीं भूल सकता। वो चेहरा बिल्कुल हूबहू लूसी का था। एसीपी खुराना: क्या बकते हो? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिस लड़की को हमने अपने हाथों से दफन किया हो वो जिंदा हो? तुम्हारा वहम होगा। इस बात को हमेशा के लिए भूल जाओ। बलवंत: चलो मैंने मान लिया कि वो मेरा वहम था, लेकिन जब वो आ रही थी तब मैंने उसका अपने मोबाइल से फोटो लिया था। उस समय उसके जाली वाले नकाब से उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। ये लीजिए, आप फोटो देख लीजिए। एसीपी खुराना: फोटो तो तुमने ली होगी, पर ये तो परछाई लग रही है। बलवंत: सर, मैंने तो फोटो अच्छे से ली थी, ये धुंधली कैसे हो गई मुझे नहीं मालूम। एसीपी खुराना: अच्छा, यदि फिर कभी तुम्हारी इस लड़की से मुलाकात हो तो पुलिस को उसी समय इतला कर देना। तुम जा सकते हो। बलवंत: अच्छा साहब, नमस्ते। एसीपी खुराना: रोमी, तुम कोई बात समझ आई? रोमी: अरे तुम तो वकील हो, तुम्हें तो एक मिनट में किताब पढ़ लेते हो। तुम्हें कोई बात समझ में आई? रोमी: नहीं सर, मेरी समझते थे कोई गल नहीं आई, मैं तो कुछ समझ में नहीं आया। एसीपी खुराना: इसका मतलब साफ है कि कातिल कुणाल नहीं कोई और हो सकता है। एल्बर्ट: वो कैसे सर? मैं तो कहता हूं कि कुणाल के कोई कातिल हो ही नहीं सकता, और उसका तो कोई और दोस्त भी नहीं। एसीपी खुराना: दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? एल्बर्ट: वो कैसे सर? मैं तो कहता हूं कि कुणाल के सिवा तो कोई कातिल हो ही नहीं सकता, उसका तो कोई और दोस्त भी नहीं है। एसीपी खुराना: अभी तुम नए हो इसलिए ऐसा कह रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि कातिल कत्ल के बाद उस जगह पर बार बार आता है, ये जानने के लिए कि कहीं उसकी चर्चा तो नहीं हो रही। जरूर नकाब के पीछे कोई राज होगा, कोई लूसी का चेहरा लेकर वहीं आया होगा। लूसी की आत्मा भी हो सकती है। मेरा मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। हमने कितनी छानबीन करी पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बलवंत हमारा आखिरी मोहरा था, जो कम से कम हमें क्लू तो दे गया। अब हमें प्राइवेट जासूसों की मदद लेनी होगी और लेनी चाहिए। रोमी, क्या तुम किसी जासूस को जानते हो? रोमी: नहीं सर, मैं किसी प्राइवेट जासूस को नहीं जानता। एल्बर्ट: सर, मुझे याद आया कि मेरे पास एक बार 2 जासूस आए थे। मेरे पास उनका कार्ड भी है, अभी निकालता हूँ। हाँ, ये देखिए, इनका नाम है दलजीत सिंह और जयप्रकाश। इनका फोन नंबर भी है, इन्हें फोन करके बुला लूं क्या? एसीपी खुराना: ठीक है, इनसे बात करके इन्हें
कल 11 बजे का समय दे दो। इससे कहना कि मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिले, मैं बात करके देख लेता हूँ। एल्बर्ट, ठीक है सर, फिर मिलते हैं। रोमी फिर लूसी की कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए गया। फूल चढ़ाने के बाद वो हर बार की तरह वहाँ बैठ गया। अचानक उसकी नज़र सामने पड़ी तो उसने एक लड़की जिसने बादामी रंग का बुर्का पहना हुआ था और हाथ में फूल थे, उसकी तरफ चली आ रही थी। वो उसके पास आकर रुक गई। पहले तो वो डर गया, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोला, रोमी, आप कौन हैं और इस समय अकेली यहाँ क्या कर रही हैं? आपको डर नहीं लगता? लड़की ने भी बड़े प्यार से और धीमे स्वर में जवाब दिया। लड़की, मेरा नाम शबाना है, हम यहीं पास में रहते हैं और हम यहाँ हर रोज आते हैं। लेकिन आपके पास, घबराओ नहीं, बोलो, लेकिन आपके पास पहली बार आए हैं। हमें आपको कई दिनों से देख रहे हैं। आप हर दूसरे दिन आते हैं और बड़े प्यार से आंसू भरी दृष्टि से फूल चढ़ाकर घंटों यहीं बैठे रहते हैं। इस कब्र पर लूसी का नाम लिखा है। लगता है कि आप इससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। कौन थी ये लूसी? ये लड़की कौन थी? आप बताएंगे? रोमी, पहले आप बताइए कि आप कौन हैं और यहाँ क्यों आती हैं? क्या तुम्हारा भी कोई यहाँ है? तुम मुझे बड़ी भोली भाली लगती हो। शबाना, पहले आप मुझे लूसी की कब्र पर फूल चढ़ाने की इजाज़त दे दीजिए, फिर हम बताएंगे कि हम कौन हैं। रोमी, फूल चढ़ा दीजिए, पर आपका लूसी से क्या रिश्ता है? फूल तो सगे संबंधियों को ही चढ़ाते हैं। मैंने आपको पहचाना नहीं और मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है। शबाना, कहते हैं कि अगर मरने वाले की कब्र पर अगर कोई दूसरा फूल चढ़ा दे तो उसकी आत्मा को बड़ा सुकून मिलता है और उसके साथ किसी जन्म का रिश्ता जरूर होता है। बस मुझे ऐसे लगा कि मैं अगर आपके दुख में शामिल होकर अपने और आपके दुखों को कम कर सकूं। वो सामने हरा पेड़ देख रहे हैं, उसके नीचे एक कब्र है जो 7 साल पुरानी है, 2 मेरे भाई की है, जिसके पास मैं रोज आती हूँ और मैं अपने भाई को आज तक नहीं भूल सकी। मैं जानती हूँ कि मेरा भाई एल्बर्ट कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन जब उसकी कब्र पर बैठकर आंसू बहा लेती हूँ तो मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है। रोमी, मेरा नाम रोमी है, मैं पेशे से सरकारी वकील हूँ और ये लूसी है, इससे मैं बहुत प्यार करता था। मेरी और लूसी की शादी भी तय हो चुकी थी। शबाना, देखिए प्लीज़ मत रोइए, प्लीज़ मत रोइए, वरना हम भी रो देंगे। बहुत देर हो चुकी है, आप घर जाइए और अब हम भी चलते हैं, फिर मिलेंगे। वे दोनों जासूस सुबह 11 बजे एसीपी खुराना के ऑफिस में पहुंच गए। प्राइवेट जासूस दलजीत सिंह, जी सर, अब बताइए कि हमें किस लिए बुलाया गया है? अगर कोई उलझा हुआ केस है जिसे सुलझाने में आपको हमारी मदद चाहिए तो हमें एक मौका ज़रूर दीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। एसीपी खुराना, देखो जासूसों की ज़रूरत पुलिस को तब पड़ती है जब केस पुलिस के हाथों से निकलता जाता दिखता है
आपने लूसी मर्डर केस के बारे में तो सुना ही होगा, बस उसी उलझे हुए केस के लिए आपको बुलाया है। जयप्रकाश: हाँ सर, इस केस के बारे में मैंने कई बार पढ़ा है, लेकिन ये केस तो बिल्कुल साफ है। कत्ल जहाँ हुआ है, कातिल तो वही होना चाहिए। वो कुणाल नाम का आदमी भी तो पकड़ा गया है, फिर क्या दिक्कत है? एसीपी खुराना: जयप्रकाश, इस केस की पैरवी में खुद कर रहा हूँ और हमारे सरकारी वकील ने कुणाल को कातिल साबित भी कर दिया है, पर सबूतों के मदद से नज़र रखते हुए ये कहा जा सकता है, यानी कि उसके मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि कातिल कोई दूसरा भी हो सकता है। जज साहब ने सारी दलीलें सुनकर ये कह दिया है कि ये मर्डर नहीं और आत्महत्या का केस है। एसीपी खुराना ने केस की सारी बारीकियां बताकर और हेड लाइन देकर केस की फाइल उन्हें सौंप दी। उन्हें केस की तारीख बताई और कहा कि केस के सुलझने पर सरकार उन्हें 5 लाख का इनाम भी देगी। एसीपी खुराना: एक और बात, हमें किसी टैक्सी वाले से ये पता चला है कि कोई बुरखे वाली औरत उस कत्ल के बाद उस फ्लैट में गई थी, लेकिन उसे बंद पाकर लौट गई। बस यही हमारा आखिरी क्लू था जो हमने आपको बतला दिया। हो सकता है कि उस बुरखे वाली से कुछ जानकारी मिल जाए। दलजीत सिंह: सर, क्या हम कुणाल से मिल सकते हैं? तो एसीपी खुराना: जी हाँ, आपको सरकार की तरफ से एक सूचना पत्र जारी किया जाएगा, जिससे बिना पर आप अपना काम सरलता से कर सकते हैं। जयप्रकाश: धन्यवाद सर, हम आपको समय समय पर हुई तहकीकात की खबर देते रहेंगे। दोनों जासूस कुणाल से मिलने पहुंच जाते हैं। कुणाल को जब पता चलता है कि कोई उससे मिलने आया है तो वो हैरान हो जाता है, ये सोचकर कि अभी कुछ देर पहले तो उसके घर वाले उससे मिलकर गए थे। जयप्रकाश: क्या आप ही कुणाल हैं जो लूसी की हत्या में केस में फंसे हुए हैं? मर्डर केस आपके ऊपर दायर किया गया है। कुणाल: जी हाँ, मैं ही कुणाल हूँ, पर आप कौन हैं? जयप्रकाश: आप हमें नहीं जानते, हम सिविल जासूस हैं। मैं जयप्रकाश हूँ और ये सरदार दलजीत सिंह जी हैं। हमें आपके केस की फाइल सौंप दी गई है। हमने सारी फाइल पढ़ ली है, पर हम सब कुछ आपके मुंह से सुनना चाहते हैं ताकि हम असली मुजरिम तक पहुंच सके। मित्रों, इसी के साथ ये भाग हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले भाग में आपसे फिर रूबरू होंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। और कातिल कौन, इसको जानने के लिए बार बार पढ़िए, गैस लगाइए कि कातिल कौन है और कौन हो सकता है।